हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 2 में रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था आयात प्रणाली के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्यात प्रणाली के बारे में। जिस तरीके से आयातक को एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से होके गुजरना पड़ता है अगर वो किसी भी तरह के माल का आयात विदेशों से करना चाहता है, उसी तरीके से जो निर्यातक होता है उसे भी एक चरणबद्ध तरीके से गुजरना पड़ता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है? ऑर्डर अथवा इंडेंट की प्राप्ति। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देखिए, मैंने आपको आयात प्रणाली के टाइम भी समझाया था कि कई सारे देश हैं, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। आयातक देश है, इसमें किसी एक कंपनी ने कई जगह इंक्वायरी की, कई कंपनियों के साथ, कई देशों के साथ इंक्वायरी की और इंक्वायरी के लिए उन्होंने पूछताछ पत्र भेजा। फिर यहाँ से सब जगह से इनके पास क्या आया? कोटेशन आई। फिर ये डिसाइड करेंगे भाई किससे उन्हें माल मंगाना है और उसके बाद क्या करेंगे? उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर इस कंपनी से डिसाइड किया है तो इसको क्या कर देंगे? वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, या तो ऑर्डर प्लेस करेंगे या इंडेंट। तो हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हम किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? निर्यातक की दृष्टि से देख रहे हैं। ये कौन है? हमारा निर्यातक। तो हम इसकी दृष्टि से देख रहे हैं कि सबसे पहले इसे क्या मिलेगा? ऑर्डर या इंडेंट। तो देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। निर्यात, अब इसके बारे में आपको पहले ही पता है कि अगर आयातक सीधे निर्यातक से संपर्क साधता है तो उसे क्या देगा? वो ऑर्डर देगा, यानी कि आदेश देगा। और अगर बीच में कोई प्रतिनिधि आ जाता है तो उस प्रतिनिधि को ये क्या देगा? इंडेंट देगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने बस दोहराया है। चलिए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। निर्यातों की कार्रवाई ऑर्डर जो सीधे निर्माता को विदेशी क्रेता से प्राप्त होता है, अथवा इंडेंट जो निर्यात प्रतिनिधि को विदेशी क्रेता से प्राप्त होता है, सही बात है, की प्राप्ति के साथ शुरू होती है। पहली दशा में निर्माता और दूसरी दशा में निर्यात प्रतिनिधि निर्यात के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मान लीजिए कि नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स फतेहगढ़ को कुछ दरियों व कालीनों के लिए पेरिस की विलियम एंड कंपनी से इंडेंट प्राप्त होता है। नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स को चाहिए कि इंडेंट में निहित निर्देशों का पूरा पालन करें और यदि कोई बात उनके विवेक पर छोड़ दी गई है तो उस संबंध में यथोचित रीति अपनाएं। ठीक है, तो ये जो उदाहरण इन्होंने लिया है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारा जो निर्यातक है वो इन्होंने क्या बना दिया? ये जो नाम इन्होंने लिया हुआ है, क्या नाम लिया हुआ है? नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स। तो अब इसको हम शॉर्ट में कह लेते हैं नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स, यानी कि NYB। ये हमारा निर्यातक हो गया है। और आयातक कौन हो गया है? पेरिस में एक कंपनी है विलियम एंड कंपनी के नाम से। ठीक है, तो आयातक ने पहले ये काम किया होगा, ये सब इंक्वायरी लेटर भेजना, फिर इन्होंने कोटेशन भेजी होगी, फिर इन्होंने क्या किया? इनको इंडेंट दिया है। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब समझते हैं जरा इस दृष्टि से। अब देखिए, अगर बात आदेश की हो तो आदेश में कोई इफ एंड बट नहीं होता, सीधी क्लैरिटी रहती है। ठीक है, इंडेंट हो तो इंडेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है खुली और एक होती है बंद। बंद यानी कि उसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगे। खुली मतलब उसमें आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, कुछ चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं। तो जैसी भी स्थिति हो उस रीति को अपनाइए। ये बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ऑर्डर अथवा इंडेंट की प्राप्ति। दूसरा जो स्टेप है इस संदर्भ में वो क्या है? निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। अब देखिए, हमने आयात प्रणाली के टाइम पे डिस्कस किया था कि आयात लाइसेंस प्राप्त करना, उसी तरीके से निर्यात करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के माल के लिए। यानी कि हर माल के लिए आपको निर्यात का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने, यानी कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी सरकार ने कोई लिस्ट ऐसी बनाई है जिसमें वो माल आ रहा है जिसमें निर्यात का लाइसेंस लेना आवश्यक है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। पढ़ते जरा इसके बारे में। भारत में निर्यात व्यापार का नियंत्रण आयात व निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के द्वारा होता है। निर्यात नियंत्रण आदेश 1952 की सूची में उन वस्तुओं के नामों का उल्लेख है जिन्हें निर्यात करने के लिए पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए, ये जो एक्ट की जिक्र किया जा रहा है ये अब रिप्लेस हो गया है, किसके द्वारा हो गया है? इंडियन
फॉरेन ट्रेड एक्ट, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी 1992, तो इसके तहत होगी अब कार्रवाई, इसके थ्रू कंट्रोल होगा। तो वहां भी ये जानकारी दी गई होगी। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। जिन वस्तुओं का उल्लंघन इस सूची में नहीं है उनका निर्यात बिना लाइसेंस के भी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप ऐसी वस्तु का निर्यात करना चाह रहे हैं जो इस सूची में नहीं है तो फिर ये वाला स्टेप आपके लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्यातक यानी कि जो हमारे नरेश योगेश एंड ब्रदर्स हैं को निर्यातक अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा स्टेट बैंक या सरकारी खजाने में निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। यानी यहाँ भी वही प्रोसीजर आ जाता है कि आप ऑफिस में जाएंगे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस होगा, तो जो एक्सपोर्ट ऑफिसर होगा उससे आप जाके संपर्क साधिए, वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको भरिए, जो भी फी होगी उसको डिपॉजिट करिए। निर्यात लाइसेंस देने के लिए निर्यातकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले से निर्यात कर रहे निर्यातकर्ता, ये पहली कैटेगरी हो गई। नए निर्यातकर्ता जो निर्यात प्रथम बार करने जा रहे हैं, तथा खनिज या बागान के स्वामी जो निर्यात करना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी बनाई गई है। निर्यात लाइसेंस निर्गमन की तिथि से 3 माह तक वैध रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब तक वैध रहता है? 3 माह तक। किंतु विशेष परिस्थितियों में इसे 1-1 माह करके अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोरोना काल हो गया, अब इस पे स्टे लग गया, तो 1-1 महीना करके और बढ़ाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं देश में कम मात्रा में उपलब्ध हैं और फिर भी इनका निर्यात किया जाता है, उनके निर्यात का नियमन करने हेतु उनका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए हमारे देश से आप जिस चीज को विदेश भेजना चाहते हैं, ऑलरेडी उस चीज की हमारे देश में कमी है, तो उसके लिए क्या किया सरकार ने? उसे मना नहीं करेंगे, कोटा निर्धारित कर देंगे, एक परसेंटेज तय कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, एक सीमा तय कर देंगे तथा उनके निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस के साथ कोटा पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य है, अगर ऐसी किसी वस्तु के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो पहला स्टेप रहा हमारा ऑर्डर अथवा इंडेंट की प्राप्ति, और दूसरा रहा निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना, और जो तीसरा स्टेप है वो हमारा क्या है? विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन करना, ठीक है। अब देखिए, आपने अगर आयात प्रणाली को पढ़ा है तो उसमें जो स्टेप्स हैं उसी के पैरेलल ये स्टेप चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है? विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन करना, ठीक है। यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो आपको भी जो नियम आपकी सरकार के लागू होते हैं उनका पालन करना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 1947 संशोधित 1977 के तहत नरेश योगेश एंड ब्रदर्स के लिए यह आवश्यक है कि वह सीमा शुल्क के कलेक्टर को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जिसे रिजर्व बैंक इस संबंध में नियुक्त करे, इस आशय का एक घोषणा पत्र लिखकर दे कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात मूल्य के बराबर की विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के पास जमा कर देंगे। इस हेतु उन्हें अनेक निर्धारित प्रपत्र भरने होते हैं। यदि निर्यात किए हुए माल के लिए किसी विनिमय पत्र का भुगतान निर्यात की तिथि से 6 माह तक नहीं आता है तो निर्यातकर्ता को इस विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा। यदि रिजर्व बैंक को स्पष्टीकरण से संतोष ना हो तो उसे अधिकार है कि उस माल की बिक्री का आदेश दे दे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए थोड़े इस प्रोसेस को समझते हैं हम। अब होता क्या है कि भाई ये तो हमारा इंडिया हो गया, और इंडिया में ही ये जो हमारा नरेश योगेश एंड ब्रदर्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है? निर्यातक, यानी कि क्या करवा रहा है? माल को भिजवा रहा है, ठीक है। माल को भिजवा रहा है कहाँ पे? पेरिस में। वहां से जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगी, ठीक। जो अब देखिए 2 रास्ते होते हैं, या तो वो हमारे इंडियन रुपी में पेमेंट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन रुपी में पेमेंट हमें नहीं कर रहे हैं, अपनी देशी करेंसी में कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको वो एक्सचेंज डिपॉजिट करनी पड़ेगी और हम इसे कन्वर्ट करा लेंगे रुपीज में। तो उसके लिए एक समय अवधि निश्चित होती है, तो उसकी जानकारी हमें रिजर्व बैंक को देनी पड़ती है, ठीक है, कि किस समय अवधि में हम वो पैसा जमा करा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है तो हम किस अवधि में उसको जमा करा देंगे, ठीक है ना। और इस संदर्भ में एक और बात लिखी हुई है कि भाई अगर विनिमय पत्र का भुगतान हो गया है और फिर भी आप, यानी पेमेंट आपके पास आ गया, फिर भी आप नहीं जमा कर रहे हैं, तो 6 महीने तक का आपको रिलैक्सेशन होगा, वरना उस माल को आरबीआई बिकवा देगा। अब ये कैसे लगेगा प्रतिबंध? ये आरबीआई का प्रोटोकॉल है, ये वो बेहतर जानते होंगे। चलिए खैर, तो तीसरा स्टेप हमारा हो गया विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन करना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आयात प्रणाली में भी एक स्टेप था साख पत्र देना, और यहाँ पर क्या है? साख पत्र मांगना, ठीक। यहाँ वही बात आ गई कि जो हमारा निर्यातक है,
अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे आयातक पे, तो वो क्या कर सकता है, आयातक से क्या मांग सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मांग सकता है, साख पत्र मांग सकता है। अब ये आयातक जो है वो क्या करेगा भाई, अपने बैंक के पास जाएगा, उनसे कहेगा भाई एक लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे दे दो, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ से लेगा और ये इसको दे देगा, इसने मांगा था इसने दे दिया, ठीक है ना। ठीक, ये हम पहले भी आयात वाली प्रणाली में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये बनता है, लेकिन यहाँ हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मांगा जाता है तभी बनता है। तो माल मांगने और भेजने वाले विदेशी व्यापार में अलग अलग देशों के लिए नियम अलग अलग हैं, वे प्राय एक दूसरे के लिए अपरिचित होते हैं। अतः माल भेजने वाला माल मांगने वाले की भुगतान क्षमता के विषय में आश्वासन चाहता है। यदि नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स का परिचय पेरिस की विलियम एंड कंपनी से नया है तो वे भुगतान क्षमता संबंधी आश्वासन मांग सकते हैं। यह आश्वासन प्राय किसी बैंक से साख पत्र लेकर और निर्यातकर्ता को भेजकर दिया जाता है। तो इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको केवल हम दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं। चलिए अगला स्टेप है माल इकट्ठा करना, बांधना एवं चिन्ह डालना। ठीक है ना, आप देखिए ऑर्डर तो आपके पास ऑलरेडी आ ही गया है और सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। अब आप एकदम श्योर भी हो चुके हैं कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिल गया। अब आप पेमेंट के विषय में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, माल की व्यवस्था करेंगे। अब व्यवस्था करने से मतलब क्या है कि भाई जरूरी नहीं है कि आयातक ही सारे माल को बना रहा हो, कुछ माल उसे हो सकता है कुछ जगह से लेना हो, या बनाने के लिए जितना भी समय उसने लिया है उसके लिए पहले कच्चे माल की व्यवस्था करेगा, फिर उसे बनवाएगा, तब जाके भेजेगा। ठीक है, तो जिस भी सामान की उसे आवश्यकता होगी, अगर माल की चाहे कच्चे माल की आवश्यकता हो या पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता हो, वो सबको क्या करेगा, सबकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, और व्यवस्था करके माल को तैयार करेगा। भाई यही काम करना है उसको, मेन तो यही है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए अब नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स इंडेंट के अनुसार माल को अपने स्टॉक में से छांट कर निकालेंगे और जो माल स्टॉक में नहीं है उसे निर्माताओं से संग्रह करेंगे। तत्पश्चात वे समस्त माल की भली प्रकार पैकिंग करेंगे। पैकिंग से पहले माल की किस्म तथा मात्रा को इंडेंट से मिला लेना चाहिए। ठीक है ना, यानी गड़बड़ ना हो। देखिए ये बगल की दुकान का मामला नहीं है, ये विदेशों का मामला है। अगर आप गड़बड़ माल भेज देंगे तो फिर अननेसेसरली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको वापस करने की। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इंडेंट से आप माल की किस्म और मात्रा को मिला लें, जितना मांगा गया है उतना ही भिजवाएं। दिखावट के संबंध में और जो आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना है, अट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए पैकिंग वगैरह की व्यवस्था अच्छी करें। दिखावट के संबंध में यदि कोई विशेष आदेश हो तो उनका पालन करना होगा। पैकिंग के बाद सावधानी से गांठों पर चिन्ह डालना चाहिए ताकि अभीष्ट बंदरगाह पर माल पहुंचे तो सहज ही पहचाना जा सके। तो जो मार्किंग होती है वो सब प्रोसेस इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। यहाँ तो हमने बहुत ही कम शब्दों में 4-5 लाइनों में इसको खत्म कर दिया। लेकिन क्या है कि भाई माल आपके पास है, वो एक तरफ किया, नहीं है तो बनवाया या दूसरे से लेके आए, उसकी आपने क्या किया, अट्रैक्टिव पैकिंग की, फिर उसको अट्रैक्टिव बनाया, फिर उसकी पैकिंग की, उसकी मार्किंग की, तब जाके माल जो है तैयार स्थिति में रहेगा भिजवाने के लिए। अब आपके पास माल तैयार है, अब क्या करना है आपको, प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं उसे माल भेजना। अब देखिए क्या होगा कि जो हमारा ये निर्यातक था, कौन है निर्यातक हमारा, नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स। ठीक है, ये किसको माल भिजवा रहे हैं, पेरिस में जो विलियम एंड कंपनी है उसको भिजवा रहे हैं। ये कहीं दूर बैठे हुए हैं और इनको माल किसके थ्रू भिजवाना है, एक बंदरगाह से भिजवाना है, पोर्ट से। ठीक है, अब यहाँ तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एक एजेंट नियुक्त करेंगे, निर्यात प्रतिनिधि कहेंगे इसको हम। ठीक है ना, पहले से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलरेडी इनका पॉइंट होगा, तो ये क्या करेंगे भाई, इसको माल भिजवा देंगे कि भाई आप भिजवाइए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सारा माल जो है यहाँ इसके पास पहुंच जाएगा और बाकी का काम ये करेगा और इसके लिए क्या चार्ज करेगा, ये कमीशन। ठीक है ना, पढ़ते जरा इसके बारे में। देखिए पैकिंग आदि के बाद नरेश, योगेश एंड ब्रदर्स पेरिस भेजने के लिए माल को मुंबई बंदरगाह भेजेंगे। इस हेतु वे रेल सेवा का प्रयोग करेंगे अथवा मोटर सेवा का। मुंबई में रेल या मोटर द्वारा माल पहुंचाने पर माल की सुपुर्दगी लेने और फिर जहाज पर लदवाने आदि की व्यवस्था के लिए एक प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे और रेलवे बिल्टी रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवश्यक निर्देशों के साथ उसको भेज देंगे। ठीक है ना, अब देखिए हमारा जो ये निर्यातक है ये कहाँ बैठा हुआ है, फतेहगढ़ में। अब जो पोर्ट है वो कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये फतेहगढ़ से मुंबई जो है माल कैसे भिजवाएगा, रेल के थ्रू भिजवाएगा।
ठीक है। और जो ये व्यक्ति है मुंबई में है हमारा प्रतिनिधि, तो मुंबई इसको हम रेलवे बिल्टी डाक से भिजवा देंगे, ठीक है, ताकि ये माल जो है रेलवे स्टेशन से छुड़वा सके और उसे कहाँ पे पहुंचा दे, बंदरगाह तक पहुंचा दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।